आज मैं संयुक्त किसान मोर्चा की एक कमेटी सदस्य के नाते और जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की साथी के नाते आपसे जो संवाद करना चाहती हूँ वो है आने वाले चुनाव के मद्देनज़र, लेकिन आपकी ज़िंदगी के जो सवाल हैं उनको ध्यान में रखते हुए। साथियों, आप जानते हैं कि किसानों ने 13 महीने आंदोलन चलाया और एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। खलिस्तानी, पाकिस्तानी बहुत सारी बदनामी भुगती और 715 किसानों ने शहादत स्वीकार की। लेकिन हजारों महिलाएं और न केवल ट्रैक्टर वाले किसान, न केवल ज़मीन मालक किसान, लेकिन खेत मजदूर, पशुपालक सबको ही शामिल हुए। पंजाब से शुरुआत हुई नहीं, मध्य प्रदेश से शुरुआत हुई थी। 2018 से हमारे सैकड़ों संगठनों का समन्वय बनकर हमने मांग की कि किसानों के हर उपज को सही दाम चाहिए और संपूर्ण कर्ज माफी एक बार तो देश के किसानों की होनी चाहिए। लेकिन 2014 में मोदी सरकार नहीं बनी थी, तब भी जो आश्वासन दिया था हर उपज के सही दाम का, वो तो नहीं दिया। लेकिन उल्टे हम जो कानून मांग रहे थे उसके बदले 3 ऐसे कानून थोप दिए जिससे कि कंपनियां खेती को चुरा के ले जाती और राशन व्यवस्था जो गरीबों के लिए अन्न सुरक्षा का आधार बनी है वो भी खत्म होती। आज भी जो 5 किलो मिलता है वो तो 8 दिन ही चलता है। 15 किलो मिलना चाहिए, दलहन और तिलहन का हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। और कंपनियां करोड़ों रुपया कमा रही हैं, जबकि देश में बेरोजगारों की आत्महत्याएं पिछले 1 साल में 1,53,000 हो चुकी है। किसान भी हर एक क्षेत्र में दिन में 9 आत्महत्याएं भुगतते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश में गैर बराबरी हावी है। उन्हीं किसानों का, आपके ही खेती का माल, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो मकई का भुट्टा हो, जो अडानी अंबानी जैसे कंपनियां मॉल्स में जाकर बेचते हैं। 11,000 मुकेश अंबानी के अपने दुकान लगे हुए हैं। इससे कितना माल कमाते हैं, कितना पैसा कमाते हैं? 1,000 करोड़ रुपया इनके जैसे बड़े पूंजीपतियों की आय है। और हमारे किसान घाटे का सौदा होने के कारण खेती बेचते हैं या खेती भूमि अधिग्रहण में देकर केवल चंद रुपयों का मुआवजा पाते हैं, आत्महत्या भी करते हैं। और किसानों के साथ जुड़े हैं खेत मजदूर। आप में भी कई खेत मजदूर होंगे जिनको सही मजदूरी नहीं मिलती है। तो किसान, छोटे सीमांत और मजदूर जो भूमिहीन होते हैं, ये सभी उत्तर प्रदेश के जिले से निकालकर हमारे महाराष्ट्र में जाते हैं, कहीं दिल्ली जाते हैं और वहाँ क्या भुगतते हैं हमने देखा है। लॉकडाउन में उनको वापस चल के जाना पड़ रहा था 2-2 हज़ार किलोमीटर, 1700 किलोमीटर। तब हम लोगों को उपवास करना पड़ा और लाखों यूपी बिहार के मजदूरों को भेजने के लिए रेल और एसटी शुरू करवानी पड़ी। लेकिन फिर से वो वापस चले गए हैं। यहाँ योगी सरकार आज, मोदी सरकार आज देश में, राज्य में प्रचार कर रही है कि उन्होंने लाखों रोजगारों का निर्माण किया है। तद्दन झूठ है। जिनको हमने भेजा फैजाबाद, अयोध्या, बलिया, बहराइच, बांदा, अलग अलग जिलों में, हमने देखा है कि उन लोगों में से बहुत सारे तत्काल वापस आ गए रोजगार नहीं मिल पाने के कारण। तो आज बेरोजगारी हावी करने वाली सरकार को हराने की जरूरत है और किसानों को सही दाम न देने वाली सरकार किसान विरोधी समझकर उनको भी हटाने की जरूरत है। इन्होंने तो घोषणा की थी कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। घोषणा की थी कि उनके कार्यकाल में, मोदी सरकार के आने के बाद तत्काल 2 करोड़ रोजगारों का निर्माण होगा, लेकिन ये नहीं हुआ है। आपको ये बताने के लिए जरूरी है कि हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की सुप्रीम कोर्ट में पहली केस दाखिल हुई प्रवासी मजदूर, स्थलांतरित मजदूरों पर, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो यानी खुद होकर एक केस चालू कर दी और उसमें हमारी सब केसेस जुड़ गई। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया योगी सरकार को भी कि हर तहसील में एक हेल्प डेस्क लगाइए, वहाँ हर योजना का लाभ दिलाने के लिए मार्गदर्शन कीजिए और जो वापस आए हैं दूसरे राज्य में
श्रम करने के बाद कोई मर भी गए रास्ते में, कोई जिंदा पहुंच गए अपने बाल बच्चे बूढ़े माता पिताओं के पास, तो उनको रोजगार देने का काम कीजिए। आज तक वो काम नहीं हो रहा है, इसलिए तो लोग फिर वापस गए हैं, फिर भुगत रहे हैं शोषण, लूट। केवल 400 रुपया देने वाले बड़े बड़े बिल्डरों के पास काम करने वालों का वेतन कई बार ये नहीं चुकाते हैं, वो न लेते हुए इनको वापस आने पड़ते हैं। तो हमारे जैसे श्रमिकों के संगठन को श्रमायुक्त के पास, लेबर कमिश्नर के पास लड़ना पड़ रहा है। आज यहाँ किसानों को सही उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। 24 फसलें घोषित की है, उसमें फल सब्जी नहीं है। और जो MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है, वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर नहीं है। वो आयोग, उसने सिफारिश दी थी कि 1 रुपया पर 1.5 रुपया मिलना चाहिए। आज कहाँ मिल रहा है? आपने अपने क्षेत्र के गेहूं का हो या सरसों का हो या किसी सब्जी का हो, गोभी का हो या फल का हो, आम जैसे, आप हिसाब लगाइए कि खर्चा कितना होता है, और उसके 1.5 गुना लागत भी अगर देने हैं तो क्या दाम से खरीदना चाहिए। आज सरकार भी जो दाम घोषित करती है, वो दाम स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश के आधार पर नहीं है। और जो दाम घोषित किया जाता है, वो दाम भी पूरे देश में केवल 6% किसान पाते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ मंडियाँ तो बड़ी बड़ी है ही नहीं, केवल क्रय विक्रय केंद्र है, और वहाँ विक्रय भी यानी खरीदी भी बहुत देर से की जाती है। तब तक छोटे छोटे व्यापारी गांव में जाकर रास्ते पर खरीद कर लूट लेते हैं, और आपके माल पर ये बड़ी बड़ी कंपनियां अब्जाधीश बन जाती है और कमाई करती है। ये बात अगर रोकनी है तो किसान मोर्चा की, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा में 1-2 नहीं 550 संगठन, जिसमें खेत मजदूरों का संगठन है, किसानों का संगठन है, पशुपालकों का, मछुआरों का, आदिवासियों का संगठन है, ये सब एकत्रित रहे, 13 महीने तक जूझे। तो 9 दिसंबर को लिखित में दिया मोदी सरकार ने, हाँ हम MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए कानून बनाएंगे, वो कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाएंगे। लेकिन वो आज तक नहीं किया है, वादा खिलाफी की है और झूठी घोषणाएं चल रही है कि हम किसानों के साथ हैं। साथियों, किसान विरोधी सरकार को हटाए बिना आपको कभी भी किसानों की आत्महत्या रोकना संभव नहीं होगा। और ये कंपनियां आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवेज बनाने के क्षेत्र में अपनी करोड़ों की कमाई कर रही है। और सरकार की शिक्षा के स्कूले, सरकार के दवाखाने या तो बंद होते हैं या भंगार पड़े रहते हैं। जो मुद्दे सही में गांव के किसानों के हैं, वो तो सरकार उठाती ही नहीं है। आवारा पशुओं का इतना बड़ा मुद्दा जो संदीप पांडेय जी के साथियों ने उठाया, उस पर सरकार ने क्या किया? गो रक्षा की बात करने वाले गोवंश की रक्षा करने के लिए अलग अलग जगह पर अगर गौशाला खरीदते, खड़े करते और वहां इन पशुओं को जाकर रखते, तो हत्या का आरोप भी नहीं आता और किसानों की खेती भी बच जाती। लेकिन ये नहीं किया। जिन्होंने आंदोलन किया हरदोई से, उन्नाव से, आपके ऊपर उल्टी केसेस दाखिल करना, अत्याचार करना, किसी दलित किसान पर लाठीचार्ज करना और हमको भी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर करना, ये हकीकत क्यों होती है? क्योंकि सरकार ही बन गई है एक आवारा पशु की जैसे, और वो खा रही है देश को, न केवल खेती को, देश की रेलवे, देश के शिक्षा संस्थान, देश के पोर्ट यानी बंदरगाह, देश के एयरपोर्ट यानी हवाई जहाज अड्डा, ये सब इन्होंने अदानी अंबानी जैसे को बेच दिए हैं। कोयले की खदानें बेची है, तो सरकारी तिजोरी भरती नहीं है और फिर सरकार शराब बेचकर कमाई करने का दावा करती है। ये कितनी अपराधी बात है। शराब को रोकने की बात बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में लिखी है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि नशा मुक्ति लाए, सरकार की जिम्मेदारी है कि सकस आहार खिलाए। लेकिन राशन व्यवस्था बढ़ाना, 15 किलो अनाज देना, तिलहन दलहन देना, ये तो हमारी मांग को पूरी नहीं कर रही है। लेकिन शराब बेचकर अपनी तिजोरी भरने की दावा कर रही है। ये शर्मजनक बात है। महिलाओं पर अत्याचार आपके यूपी में सबसे ज्यादा होते हैं। 22% देश भर के अत्याचारों में यूपी में हो रहे हैं। दलितों पर अत्याचार आपके यूपी में सबसे ज्यादा होते हैं।
25% दलितों के अत्याचार आपके इसी राज्य में होते हैं। ऐसी अत्याचारी सरकार जो सामाजिक कार्य करते हैं उनके खिलाफ पुलिस बल का इस्तेमाल करती है, ये भी बहुत शर्मजनक बात है, ये अपराध है, ये जनतंत्र की खिलाफत है। वो सांसदों को संसद में आवाज नहीं उठाने देते हैं, वैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को हिंसा के खिलाफ, अन्याय अत्याचार के खिलाफ कार्य नहीं करने देते हैं। ऐसी सरकार कैसे इस देश में लोगों को उनके अधिकार दिलाएगी, आप बताइए। ये तो हजारों करोड़ रुपए की कर्ज माफी करते हैं नीरव मोदी और विजय मल्ल्या जैसे अपराधी कंपनियों के मालिकों के पक्ष में, और किसानों को कर्ज मुक्ति नहीं देते हैं। हम इसे मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो केवल जाति और हिंसा का आधार लेती है, धर्मांधता का आधार लेती है, और जैसे चुनाव आते हैं कहीं हिजाब का मुद्दा उठता है, कहीं और धर्म का मुद्दा उठता है, धर्म संसद होती है हरिद्वार में और दूसरे धर्मों को मार देने की बात होती है। भाई ये देश की संस्कृति वो नहीं है। हिंदू धर्म भी नहीं मानता, कोई धर्म नहीं मानता कि दूसरे धर्मियों को कत्ल करके खत्म कर दो। हर धर्म के धर्म गुरु, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर हो, चाहे भगवान बुद्ध या कबीर हो, चाहे शिवाजी महाराज हो, हर अपने अपने धर्म के साथ चलने वाले गांधी जी के अहिंसा के पथ पर ही चलने का संदेश देते हैं। और इसीलिए आपको समझना चाहिए कि ये जो चुनाव है, उस चुनाव में ये जाति और मजहब के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले, इन्हें अगर सत्ता में आने के लिए हमारा वोट अगर मदद होता है तो ये देश बचेगा नहीं, इस देश की गैर बराबरी मिटेगी नहीं, इस देश की बेरोजगारी मिटी नहीं। जो संभव है, छोटे छोटे उद्योग चालू करें, गांव गांव के रास्ते सुधारें, केवल हाईवे और फ्लाईओवर बना रहे हैं, और जो भी पिछली सरकार ने यूपी के चालू किया उसका श्रेय ये ले रहे हैं और उस पर अपने बैनर झलकाकर विकास महोत्सव कर रहे हैं। हम इसको मानने को तैयार नहीं है। इन्होंने मुजफ्फरनगर में जो हिंसा की उसको जवाब कब दिया, कैसे दिया, किसने दिया? मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हो गई जिसमें राकेश टिकाइट जी भी थे, हम सब लोग थे वहाँ, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, ये जब घोषणा हुई, और केवल ये घोषणाबाजी नहीं, सभी मुजफ्फरनगर के लाखों लाखों लोग और देश भर के लोग इकट्ठे हुए, हमें विश्वास दिलाया उन्होंने कि इस देश में धर्मांध शक्तियों को, जो सर्वधर्म समभाव को और संविधान को नहीं मानते हैं, उनको आने वाले चुनाव में हराए बिना इस देश के शांतिपूर्ण अहिंसा के पथ पर चलने वाले नागरिक, वो यूपी के हो कि पूरे देश के हो, अपना वोट इनके खिलाफ दिए बिना नहीं रहेंगे। और इसीलिए तमिलनाडु में, झारखंड में, बंगाल में, केरल में, महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ ऐसी धर्मांध शक्तियों को, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी शक्तियों को हराया गया, वहाँ वहाँ से प्रेरणा लेकर उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने भी अपना हक बहुत ही समझदारी के साथ देश बचाने की दिशा में, किसान मजदूरों को अधिकार दिलाने की दिशा में ही जो आंदोलनकारी है उन्हीं को चुन के देकर जताना ज़रूरी है। आशा है कि उन्नाव में जो महिलाओं पर अत्याचार हुआ था और उसके बावजूद जो अपराधी थे उनको कभी फांसी की सज़ा नहीं हुई, बाकी जगह पे फांसी की सज़ा दिया गया। इस प्रकार का जो जाति भेद और लिंग भेद भी अपनाने वाली सरकार है, उनको भी हम महिलाओं ने तो हराना जरूरी है। महिला शक्ति रोशनी लाएगी, ये हमारा विश्वास है। जिंदाबाद सर।